हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के अपने लेक्चर में मैंने आपके साथ एबेटमेंट डिस्कस किया। एबेटमेंट डिस्कस करते हुए हमने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एबेटमेंट ऑफ ए थिंग डिस्कस की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एबेटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एबेटर, हु इज़ एन एबेटर, इसको हमने डिस्कस किया। तो एबेटमेंट ऑफ ए थिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 45 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और एबेटर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 46 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद जो एबेटमेंट के चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये आता है पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट। पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट, दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो जब हम लोग एबेटर पढ़ रहे थे सेक्शन 46 में, तो सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 2 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड or the effect requisite to constitute the offense should be caused। मतलब दुष्प्रेरण के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कृत्य किया ही जाए, या जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है उस अपराध के घटित होने के लिए जो प्रभाव आवश्यक है वह प्रभाव कारित ही हुआ हो, यह भी आवश्यक नहीं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि दुष्प्रेरण के अंतर्गत अगर दुष्प्रेरित कृत्य होता है तब भी वह दुष्प्रेरण का अपराध होता है। अगर जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है वह कार्य नहीं होता है तब भी वो दुष्प्रेरण का अपराध माना जाता है। तो यहाँ पर जो अपराध की बात है वो तो दोनों ही स्थितियों में दुष्प्रेरण माना जाता है, लेकिन जब हम पनिशमेंट पर आते हैं, जब हम दुष्प्रेरण के दंड के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे अंतर आता है। अगर दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाता है, इफ़ द एक्ट एबेटेड इज कमिटेड, इन दैट केस पेनाल्टी इज समथिंग डिफरेंट। अगर दुष्प्रेरित कृत्य हो जाता है तब एक तरह का दंड मिलता है, और अगर दुष्प्रेरित कृत्य नहीं हुआ तो फिर दूसरे तरह का दंड मिलता है। तो इस तरीके से जब हम पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम 2-3 तरह की लाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे। पहला यह हो गया कि इफ द एबेटमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब इफ द एबेटेड एक्ट इज कमिटेड, अगर जिस अपराध का दुष्प्रेरण हो गया वह अपराध गठित हो गया, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध कारित कर दिया गया, तब दंड क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 49 में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 सेक्शन 49 ये कहती है कि इफ द एक्ट एबेटेड इज कमिटेड एंड देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर द अबेटमेंट ऑफ सच एन एक्ट, in that case the abetter shall be liable with the same kind of punishment as is provided for the commission of that offense। अगर दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है तो उस स्थिति में यदि दुष्प्रेरण के लिए अलग से दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से इस संहिता के अंतर्गत नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में दुष्प्रेरक उसी तरह से दंड का भागी होगा, उतने ही दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सेक्शन 49 में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन बी। ये कहता है कि ए और बी आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं जेड को पॉइजन देने के लिए, षड्यंत्र करते हैं जेड को पॉइजन दे करके उसकी मृत्यु कारित करने के लिए। इस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, इस दुष्प्रेरण
के परिणाम स्वरूप ए पॉइजन ला करके बी को दे देता है और ए की अनुपस्थिति में वो पॉइजन बी जेड को दे देता है। अब इस पॉइजन देने के परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। तो अबेटमेंट फॉर मर्डर और अबेटमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड के लिए, हत्या कारित करने के लिए दुष्प्रेरण या सदोष मानव वध कारित करने के लिए दुष्प्रेरण के लिए अलग से कोई दंड भारतीय न्याय संहिता में नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये ए और बी जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, तो ए ने ले आकर के पॉइजन दिया ही है और बी ने जेड को पॉइजन दिया है, तो बी ने तो ऑफेंस कमिट किया और ए एबेटर है। तो ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु कारित की गई तो जो मृत्यु कारित करने के लिए दंड का प्रावधान है उसी दंड से ए जो कि एबेटर है वो भी दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि रेड विद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर के लिए सजा का प्रावधान या कल्पेबल होमिसाइड के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 302 और सेक्शन 304 में किया गया था, या अगर हम इस भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो दंड है वो मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है, मर्डर के लिए पनिशमेंट दिया गया है, 1 सेकेंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया गया है 103 में, और पनिशमेंट फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड दिया गया है 105 में, 103 एंड 105। तो यहाँ पे अगर इसने मर्डर का अबेटमेंट किया है तो इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 रेड विद सेक्शन 49 बीएनएस, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेक्शन 103/49 बीएनएस। इसको हम पढ़ते हैं रेड विद या सपठित धारा, धारा 103 भारतीय न्याय संहिता, सपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता। या अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में यही कहा था, आईपीसी में मर्डर के लिए पनिशमेंट 302 में था, और ये जो बात 49 में की गई है यही बात आईपीसी के सेक्शन 109 में की गई थी। तो इसको 302 रेड विद सेक्शन 109 आईपीसी कहेंगे। ये तो हो गया जबकि एबेटेड एक्ट कमिट हो गया, मतलब एबेटमेंट सक्सेसफुल रहा। तो दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम जब एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ रहे थे अबेटमेंट का, तो वहाँ पे वो ये कहता है कि फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन committing the offense should be capable by law to commit that offense or to commit any offense, or that he should have the same intention or knowledge as that of the abetter। Explanation 3 बात करता था पीएनएस का, जो भी सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 3 है वो ये कहता है कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए यह जरूरी नहीं है कि पर्सन एबेटेड का भी वही इंटेंशन या नॉलेज हो, वही आशय या ज्ञान हो जैसा कि एबेटर का है। एबेटर तब भी लायबल होता है, लेकिन अगर एबेटर के इंटेंशन और नॉलेज से पर्सन एबेटेड का इंटेंशन और नॉलेज डिफरेंट है, या एबेटर के पार्ट पर गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज है लेकिन पर्सन एबेटेड के पार्ट पे जिसका दुष्प्रेरण किया गया है उसके पार्ट पर गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है सेक्शन
50 ऑफ बीएनएस में ये कहता है कि अगर पर्सन एबेटर ने एबेटेड पर्सन का एबेटमेंट किया और एबेटेड पर्सन अगर किसी डिफरेंट इंटेंशन या नॉलेज से वो कार्य करता है या विदाउट एनी गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज के कार्य करता है, मतलब बिना किसी सदोष आशय या बिना किसी दुराशय या बिना किसी ज्ञान के वो अपराध कर रहा है, तो वैसी स्थिति में पर्सन एबेटेड का इंटेंशन या नॉलेज यहाँ पे मटेरियल नहीं है। जो एबेटर है वो जो उस एबेटर का इंटेंशन या नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। मतलब उस स्थिति में भी एबेटर उसी तरह दंड का भागी होगा जैसे कि वह दंड का भागी होता यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने भी उसी इंटेंशन या नॉलेज से वह कार्य किया होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये प्लेटफॉर्म पे एक कुली से ये कहते हैं कि एक पॉटर है या कुली है, उससे ये कहते हैं कि ये एक रेड कलर का बैग उसको दिखाते हैं जो इनके पास ही रखा है। मतलब एक रेड कलर का बैग है, उसके पास मिस्टर ए खड़े हुए हैं। ये इस कुली से कहते हैं कि आप ये रेड कलर का बैग उठा के मेरे साथ आइए, मेरी कार बाहर खड़ी है उसमें रख दीजिए। अब इनका रेट वेट तय होता है, जो कुछ भी है। मान लीजिए कुली ने कह दिया ठीक है हम 100 रुपया लेंगे, पहुँचा देंगे आपका। अब ये कुली के साथ ये कुली को इशारा करते, कुली उठा के बैग इनके पीछे पीछे चल देता है। अब ऐसी स्थिति में क्या है, अगर ये बैग इनका नहीं है मिस्टर ए का, इनको ये पता है कि ये रेड कलर का बैग इनका नहीं है, इनका आशय उस रेड कलर के बैग को चुराने का है, तो अब ये कुली से उसको उठवाते हैं। तो इनके पार्ट पे तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन या नॉलेज है, लेकिन इस कुली को अगर ये नहीं पता है कि ये बैग मिस्टर ए का नहीं है, ये कुली यही जानता है कि भाई ये बैग मिस्टर ए का ही है जिसको ये मुझसे ढोने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज है, लेकिन इस कुली के पार्ट पर कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कुली तो चोरी के अपराध का दोषी नहीं होगा, लेकिन ये मिस्टर ए चोरी के अपराध के अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। मिस्टर ए की लायबिलिटी उसी तरीके से होगी जैसे कि अगर कुली का भी वही गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज होता जो कि इनका है, तब जो ये इनकी लायबिलिटी बनती वही लायबिलिटी अब भी बनेगी। पर्सन एबेटेड के इंटेंशन या नॉलेज के डिफरेंट होने से एबेटर के इंटेंशन या नॉलेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं, एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है। पहली स्थिति तो ये हो गई कि जब एबेटेड एक्ट कमिट हो गया तब पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी गई सेक्शन 49 बीएनएस में, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे आईपीसी से तो सेक्शन 109 आईपीसी में। दूसरी स्थिति, जब एबेटेड पर्सन का इंटेंशन या नॉलेज एबेटर के इंटेंशन या नॉलेज से डिफरेंट है, तब एबेटर की लायबिलिटी ये डिस्कस की गई सेक्शन 50 बीएनएस में। अगर इसको आईपीसी से कंपेयर करेंगे तो सेम यही बात आईपीसी का सेक्शन 110 कहता है। अब एक और स्थिति हो सकती है, स्थिति ये हो सकती है कि किसी एक कार्य का एबेटमेंट किया जाए और दूसरा कार्य कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बात की गई है सेक्शन 51 में, सेक्शन 51 बीएनएस। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 111 सेक्शन 111 आईपीसी की बात करता है जब व्हेन वन एक्ट इज एबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। तो ये कहता है कि अगर किसी एक अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई दूसरा अपराध कारित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एबेटर उस कार्य के लिए लायबल होगा जो अपराध किया गया है, बशर्ते जो अपराध कारित हुआ है वो एबेटेड
एक्ट का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, एक अधिसंभाव्य परिणाम है। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है सेक्शन 51 में, ये कहता है ए इंस्टिगेट करते हैं बी को कि आप जा करके जेड के हाउस में आग लगा दीजिए। ए बी को इंस्टिगेट करते हैं कि तुम जा करके जेड के हाउस में आग लगा दो। अब महोदय जेड वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ये चोरी करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये इलस्ट्रेशन ये कहता है कि ए महोदय जेड का घर जलाने के अपराध के लिए तो दोषी होंगे, मतलब ए महोदय बी को जेड का घर जलाने का दुष्प्रेरण करने के लिए तो दोषी होंगे, लेकिन जेड ने जो चोरी की है उसके दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होंगे, क्योंकि जो इन्होंने आग लगाने के लिए इंस्टिगेट किया था उस इंस्टिगेशन का स्वाभाविक परिणाम, अधिसंभाव्य परिणाम चोरी नहीं है। लेकिन यहीं पे एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेंगे, इलस्ट्रेशन सी ऑफ सेक्शन 51। ये कहते हैं ए इंस्टिगेट करते हैं बी को कि आप जाइए सी के घर में सेंध मार करके चोरी कर ले आइए। अब सी के घर में लोग भी रहते हैं तो ए महोदय बी को आर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये कहते हुए कि आप जा रहे हैं तो हो सकता है कोई रेजिस्ट करे, कोई वहाँ पे समस्या आ सकती है, तो तुम ये अपने उपयोग के लिए रखे रहो, काम आएगा। अब यहाँ पर जब बी उसके घर में, बी महोदय जेड के घर में सेंध लगा के जब घुसते हैं तो जेड जाग जाता है और जेड विरोध करता है, और इस विरोध के चक्कर में बी और जेड का झगड़ा हो जाता है। और उस समय बी को जो आर्म्स मिस्टर ए ने दिए थे वो विलिंगली और अनविलिंगली फायर हो जाता है, जिससे जेड की डेथ काज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जब इन्होंने इनको आर्म्स दिए और किसी के घर में सेंध मार के रात में चोरी करने के लिए कहा, तो यहाँ पे इस बात का हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि भाई जब आप किसी के घर में असलहा लेकर के सेंध मार रहे हैं तो वैसी स्थिति में ये अधिसंभाव्य परिणाम है कि कोई व्यक्ति अगर आता है और मार्ग में बाधा डालता है तो उस समय फायर हो सकता है, मतलब जो आर्म्स दिए हैं उनका यूज किया जा सकता है और वैसी स्थिति में डेथ काज हो सकती है। तो यहाँ पे इस मामले में अगर यह सिद्ध कर दिया गया कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है एक्ट एबेटेड का, तो ये जो अपराध गठित हुआ है उसके लिए लाइबल हो जाएंगे, ऐसा कहता है सेक्शन 51। अगर एबेटेड एक्ट नहीं, जो कमिटेड एक्ट है वो अगर एबेटेड एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तब एबेटर जो एक्ट कमिट हुआ है, जो अपराध हुआ है, उसके लिए लाइबल होगा। अब एक दूसरी स्थिति होती है, दूसरी स्थिति इसमें क्या है कि एक एक्ट का अबेटमेंट हुआ है और जिस एक्ट का अबेटमेंट हुआ वो एबेटेड एक्ट तो हुआ ही, साथ ही साथ कोई दूसरा अपराध भी कर दिया गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर एक एक्ट का अबेटमेंट किया गया और वो एक्ट एबेटेड एक्ट तो कमिट हुआ ही हुआ और साथ ही साथ कोई दूसरा अपराध भी कारित हो गया और वह अपराध उस एबेटेड अपराध से एक भिन्न अपराध का सृजन करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये दूसरा वाला अपराध पहले वाले अपराध का अधिसंभाव्य परिणाम है तो एबेटर दोनों के लिए लाइबल होगा। ये बात कहता है सेक्शन 52। या आईपीसी की बात करें तो यही बात करता था आईपीसी का सेक्शन 112। जैसे इसमें मान लीजिए सेक्शन 52 देखेंगे तो इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि ए महोदय बी को इस बात के लिए एबेट करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो अपना काम कर रहा है उसको वो काम ना करने दें, और ऐसी स्थिति में बी जाते हैं इस जेड वाला जो पुलिस ऑफिसर है उसको उसका कार्य करने से रोकते हैं।
तो ये एक लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तो ये इसलिए एक लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डालने के अपराध के लिए दोषी होंगे। ए ने इनका दुष्प्रेरण किया है तो ये एक लोक प्राधिकारी के कार्य में बाधा डालने के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। लेकिन अगर ए को बी का नेचर पता है और इसको ये पता है कि हो सकता है बी जाएं जेड से झगड़ा कर लें और उस झगड़े के क्रम में ये जेड को पीट दें, अगर इनको ऐसा पहले से पता है और वहाँ पे होता भी यही है कि बी इसको रोकते हैं अपना काम करने से, अब काम करने से तो रोकते हैं ही और उसी में इससे गाली गलौज भी कर लेते हैं, धक्का मुक्की कर लेते हैं और धक्का मुक्की के क्रम में ये इसको घोर उपहत कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो अबेटमेंट किया गया था कि आप इसको जेड को इसका काम करने से रोकेंगे, वो तो इन्होंने किया ही, घोर उपहति अलग से कारित कर दी। तो अगर ये सिद्ध कर दिया गया कि ये घोर उपहति इनके अबेटमेंट का एक संभाव्य परिणाम है, तो ये जो इन्होंने दुष्प्रेरण किया था कि बी को कि इसको इसका काम न करने दीजिए, उसके लिए तो लायबल होंगे ही होंगे, प्लस ये इस बात के लिए भी लायबल होंगे जो जेड ने इनको घोर उपहति कारित की है। अब एक अन्य स्थिति ये आती है कि हम जब एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं ना कि एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, ये भी ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस अपराध को करने के लिए जो प्रभाव कारित किया जाना है वो प्रभाव कारित ही हो, कोई दूसरा प्रभाव भी कारित हो सकता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति की बात करती है धारा 53 सेक्शन 53 BNS और आईपीसी का सेक्शन 113 उस स्थिति की बात करता है जबकि जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है उस अपराध के बजाय कोई दूसरा अपराध कारित कर दिया, कोई दूसरा प्रभाव कारित कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो इसका जवाब देती सेक्शन 53। यहाँ पे भी वही है कि अगर दुष्प्रेरक को ये पता है कि ये इस कार्य को करने में इस प्रभाव के बजाय कोई अन्य इससे गंभीर प्रभाव भी कारित हो सकता है, तो वैसी स्थिति में जो प्रभाव कारित होगा उसके लिए एबेटर लायबल होगा। फॉर एग्जांपल इसका इलस्ट्रेशन देखें तो सेक्शन 53 में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो जेड को ग्रीवियस हर्ट काज कर दे। ए महोदय बी को इंस्टिगेट करते हैं कि तुम जेड को ग्रीवियस हर्ट काज कर दो। अब बी इस इंस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप जाते हैं और जेड को ग्रीवियस हर्ट काज कर देते हैं, लेकिन इन्होंने तो ग्रीवियस हर्ट काज की, लेकिन जो ग्रीवियस हर्ट इन्होंने काज की उस ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहति के परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में धारा 53 ये कहती है कि अगर जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया था उसका ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो ये जो इफेक्ट काज हुआ है उसके लिए लायबल होंगी। तो अगर ए बी का दुष्प्रेरण करता है घोर उपहति कारित करने के लिए तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि घोर उपहति के परिणाम स्वरूप हो सकता है किसी व्यक्ति की तत्काल मृत्यु न हो करके कुछ समय पश्चात मृत्यु कारित हो जाए, या जो व्यक्ति घोर उपहति कारित करने के लिए गया है घोर उपहति कारित करने के क्रम में उसी समय ही उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए। तो यहाँ पे ये ए महोदय मृत्यु का दुष्प्रेरण करने के लिए लायबल होंगे, मतलब ए की लायबिलिटी उसी तरह से बनेगी जैसे कि इन्होंने जेड का मर्डर ही कमिट करने के लिए दुष्प्रेरण किया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 54 पे। सेक्शन 54 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यदि वह अनुपस्थित होता तो दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दंडित होता, और वह जबकि वह दुष्प्रेरित कृत्य किया जा रहा है
उस समय मौजूद है, अपराध जहाँ किया जा रहा है उस स्थान पर वो उपस्थित है, तो यह माना जाएगा कि दुष्प्रेरक ने स्वयं ही वह अपराध किया है। ये बात करता है सेक्शन 54 बीएनएस। आईपीसी से आप कंपेयर करेंगे तो आईपीसी का सेक्शन 114 यही बात करता है कि एबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, जबकि अपराध किया जा रहा है यदि उस समय दुष्प्रेरक स्वयं वहाँ पर उपस्थित है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि यदि वह अनुपस्थित होता तो दुष्प्रेरक के नाते दंडित किया जाता, वो उस अपराध के किए जाने के समय स्वयं वहाँ उपस्थित है, तो यह माना जाएगा कि जैसे उसने स्वयं ही वह अपराध किया हो। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जो से कि हम लोगों ने लिया था जब हम सेक्शन 49 पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 49 का बी आप देखेंगे तो ये कहता है एक ए बी से के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है जेड को पॉइजन देने के लिए, ए लाता है वो पॉइजन बी को दे देता है और बी ए की अनुपस्थिति में जेड को वो पॉइजन दे देता है और जेड की मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो लायबिलिटी बनती है वो सेक्शन 49 में बनती है। लेकिन अगर यहीं पर ए ने बी का दुष्प्रेरण किया था कि आप जेड को ये स्पेसिफिक पॉइजन दे करके इसके मृत्यु कारित कर दीजिए, यहाँ पर ए जब अनुपस्थित था तब वो दुष्प्रेरण के लिए लायबल था, और अगर इसी इलस्ट्रेशन में जब जेड को पॉइजन दिया जा रहा है उस समय ए भी वहाँ पे मौजूद है, तो यह माना जाएगा कि जैसे ए ने स्वयं ही वह पॉइजन दिया। ये तो हो गया हमारा सक्सेसफुल अटेम्प्ट अबेटमेंट, मतलब जबकि अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप अपराध हो जाता है, तो अगर एबेटेड एक्ट कमिट हो गया तो सेक्शन 49 में लायबिलिटी बन गई। अगर एबेटेड पर्सन का इंटेंशन या नॉलेज एबेटर के इंटेंशन या नॉलेज से डिफरेंट है, तो एबेटर जो कि एबेटर का इंटेंशन या नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। एबेटेड पर्सन के इंटेंशन या नॉलेज से एबेटर की लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तीसरी स्थिति हमने डिस्कस की कि एक एक्ट का अबेटमेंट किया जाता है, दूसरा एक्ट कमिट हो जाता है, तो क्या होगा। इसके लिए पनिशमेंट इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 51 बीएनएस और 111 आईपीसी करता है। इसी तरीके से अगर एबेटेड पर्सन ने वो अपराध तो किया ही किया जिसका अबेटमेंट किया गया था, साथ ही साथ वो ऐसा अपराध भी करता है जो एबेटेड एक्ट के अतिरिक्त है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यह बाद वाला अपराध जो एक्स्ट्रा वाला अपराध है वो अगर अबेटमेंट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो दोनों के लिए दंडित किया जाएगा। ये इतनी बात कहता है सेक्शन 52 या 112 ऑफ आईपीसी। फिर हम आते हैं आगे, तो अगर जिस प्रभाव को कारित करने का दुष्प्रेरण किया गया था उससे भिन्न कोई प्रभाव कारित हो जाता है तो एबेटर उसी तरीके से लायबल होगा जैसे उसने उसी प्रभाव को कारित किए जाने का दुष्प्रेरण किया हो, बशर्ते कि यह प्रभाव भी एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था। और फिर हमने सेक्शन 54 देख लिया कि ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियसली अबेटमेंट कर चुका है और वो अपराध के कमिट किए जाने के समय वहाँ पर उपस्थित भी है, तो उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी। ये तो हो गए सक्सेसफुल अबेटमेंट्स।